हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 11 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? एससीओ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज एन 8 मेंबर्स बॉडी विद ऑल द मेंबर्स फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट। सेकेंड, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। सो करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसके अंदर टोटल 8 मेंबर्स है। कौन से मेंबर्स है मैं यहां पे लिख लेता हूं। रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। राइट, तो ये 8 मेंबर्स जो है दे आर दी मेंबर्स ऑफ एससीओ, और सारे के सारे मेंबर्स जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट्स हैं। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान वर एडेड इन एससीओ इन द ईयर 2017। राइट, तो रशिया के कहने पे इंडिया को इस ग्रुप का मेंबर बनाया गया, और फिर इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान के एंट्री के लिए भी डोर्स जो है वो ओपन कर लिए। सो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर। इंडिया को रिसेंटली ऐड किया गया है। सो आवर आंसर इज ए, वन ओनली। सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एनुअल मीटिंग रिसेंटली हेल्ड हुई है इन दी मॉस्को, और इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement is or are correct about Rafale fighter jet? Rafale fighter jet के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? फर्स्ट, it is procured by Indian Air Force from France. Second, it is capable of carrying nuclear weapons. Third, it has come up with weapons packages like meteors and scalp missiles. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए राफेल फाइटर जेट जो है वो काफी न्यूज में रहता है, आप सभी को पता होगा कि इसको फ्रांस के पास से प्रोक्योर किया गया है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है, इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, हमने जो राफेल फाइटर जेट मंगवाए हैं इट हैज कम अप विद सम ऑफ द वेपन पैकेजेस। फॉर एग्जांपल मीटियोर्स, मीटियोर इज वन काइंड ऑफ मिसाइल। It is basically a beyond visual range air to air missile. Beyond visual range air to air missile. फिर उसके बाद स्कैल्प जो है इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मिसाइल, जिसकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर तक की है। और इसी के साथ एक और मिसाइल है दैट इज माइका मिसाइल। राइट, सो राफेल फाइटर जेट के साथ ये 3 मिसाइल सिस्टम जो है it is pre-programmed. So third is also correct. Our answer is D, 1, 2 and 3. So राफेल जो है उसको फॉर्मली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया है, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement is or are correct? First, nicotine is one of the most addictive drug that attracts people to consume tobacco. Second, last year, WHO, that is World Health Organization, has selected Rajasthan government for its efforts towards tobacco control. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए टोबैको प्रोडक्ट्स स्पेशली सिगरेट्स, जिसके अंदर ये जो निकोटीन है इट इज दी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सब्सटेंस कि जो लोगों को एडिक्टिव बनाता है टोबैको कंज्यूम करने के लिए। टोबैको कंज्यूम करने से जो इफेक्ट मिलती है उस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ड्रग जो है वो है निकोटीन। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। लास्ट ईयर 2019 में राजस्थान गवर्नमेंट का जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको WHO ने अवार्ड दिया था, क्योंकि उन्होंने टोबैको कंट्रोल की प्रोग्राम जो है उसको
पूरे स्टेट के अंदर इफेक्टिवली चलाया भी था और उसका रिजल्ट जो है वो भी पॉजिटिव मिला था। सो आवर आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो एनजीटी जो है उन्होंने रिसेंटली ये डायरेक्शंस दी है कि सिगरेट बट्स जो है उसको डिस्पोज करने के लिए कोई रूल्स या फिर पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? एनजीटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट कैन अप्लाई पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल इन एनी ऑफ इट्स ऑर्डर और डिसीजन। Second, an appeal against the decisions of NGT lies with its appellate tribunal। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, 1 only। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए एनजीटी जो है वो मेनली 3 टाइप के प्रिंसिपल के बेसिस पे डिसीजन या फिर ऑर्डर देती है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेकंड इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, एंड थर्ड जो है दैट इज पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। मतलब कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं कि जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते दिए जाते हैं। कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं कि जो प्रिकॉशंस मतलब कि डिजास्टर या फिर हैजार्डस इफेक्ट स्टार्ट हो उससे पहले ही ऑर्डर दिए जाते हैं। और कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं कि अगर मान लो कि एनवायरमेंट को ऑलरेडी नुकसान पहुंच चुका है तो ऐसे टाइम पे जो पॉल्यूटर है मतलब जिसकी वजह से ये इफेक्ट हुई है एनवायरमेंट के ऊपर, दैट विल पे दी फाइन। सो इसे कहते हैं पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। अगर मान लो कि एनजीटी ने कोई ऑर्डर या डिसीजन लिया है, उसके सामने आपको अपील करनी है, सो दिस ज्यूरिसडिक्शन लाइज विद इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली। मतलब एनजीटी के किसी भी ऑर्डर के खिलाफ आपको अपील करनी है तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। एनजीटी के लिए कोई सेपरेट एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं है। सो आंसर इज ए, 1 only। अगेन एनजीटी जो है वो काफी एक्टिव है। एनजीटी ने काफी सारे प्रपोजल्स दिए हैं, काफी सारे रूल्स भी फ्रेम किए हैं, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about implications of public land encroachment? First, traffic problems, second, congested housing, third, revenue loss for government। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 and 3। तीनों प्रॉब्लम्स जो है वो करेक्ट है। अब देखिए पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट का मतलब ये है कि लैंड जो है उसका पोजेशन गवर्नमेंट के पास है, लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल जो है वो उस लैंड को इनलीगली एक्वायर करते हैं, दैट इज एनक्रोचमेंट। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी? फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने किसी जगह पे रोड कंस्ट्रक्शन का प्रपोजल रखा है। अब अगर मान लो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको भी दिया है उसमें से काफी सारी लैंड जो है वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने एक्वायर कर ली, देन द रिमेनिंग लैंड विल बी मोर कंजेस्टेड टू हैंडल द ट्रैफिक ऑफ अर्बन एरियाज। तो ट्रैफिक प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट की जो हाउसिंग स्कीम्स है उसके अंदर कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स या फिर ऑफिसर्स है या फिर कोई भी गवर्नमेंट का आदमी जो लैंड को एनक्रोच कर लेता है या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इसकी वजह से जो हाउसिंग स्कीम है दैट विल बिकम मोर कंजेस्टेड। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। अगर मान लो कि गवर्नमेंट के पास ये लैंड है, देन गवर्नमेंट कैन कंस्ट्रक्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अपॉन इट। लेकिन अगर किसी ने इलीगली इसको एक्वायर कर लिया है, देन इट विल लीड टू रेवेन्यू लॉस फॉर द गवर्नमेंट। सो आवर आंसर इज डी, 1, 2 and 3। सो दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वहां पे ये लैंड एनक्रोचमेंट का इश्यू जो है वो भी देखने को मिल रहा है, इस वजह से ये न्यूज में है। Question number 6, which of the following statement is or are correct about retreating monsoon season in India? First, it takes more time than the advancing of monsoon. Second, temperature falls and sky becomes clearer. Third, ITCZ shifts northwards. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, 1 and 2। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट। अब देखिए रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन जो है
वो स्टार्ट होती है अक्टूबर से, मेनली फ्रॉम दी सितंबर एंड और अक्टूबर, एंड इट इज एक्सपांडेड अप टू जनवरी स्टार्टिंग। तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो काफी लंबी है। इट इज अ ग्रेजुअल सीजन, कि जहां पे मानसून जो है वो ग्रेजुअली रिट्रीट होता है इंडियन पेनिनसुला से। अब एडवांसिंग ऑफ मानसून जो है वो इतना स्लो नहीं है, राइट? तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है कि टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे फॉल होता है और स्काई बिकम्स क्लियरर एंड दैट विल लीड टू विंटर सीजन। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब मॉनसून के अंदर अगर मान लो कि ये अर्थ है, सो मॉनसून सीजन में द ITCZ विल मूव नॉर्थवर्ड्स। अब रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन जो है वहां पे ITCZ जो है इट विल शिफ्ट साउथवर्ड्स नॉट नॉर्थवर्ड्स, और तभी जाके ये मॉनसून की सीजन जो है वो रिट्रीट होगी। तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है और आंसर इज बी 1 and 2। सो इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ये फोरकास्ट किया है कि दिल्ली के अंदर मॉनसून जो है वो और भी लंबा चलेगा, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is or are correct about official languages? First, Indian Constitution does not mention any language as official language of India. Second, Parliament may by law provide for the use of English language. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। The answer is B, second only. अब देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 343 में ये लिखा है, और उसी के अंदर एक सब आर्टिकल है 3, उसके अंदर ये लिखा है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून के द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करने के लिए कोई प्रोविजन जो है वो बना सकते हैं। तो सेकंड जो है वो करेक्ट है, बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे ये लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट और आंसर इज बी, सेकंड ओनली। सो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जब ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर की गई, तो उसके अंदर पंजाबी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया है। तो इस वजह से पंजाब गवर्नमेंट और वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, दे आर प्रपोजिंग दैट पंजाबी शुड बी मेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 8, recently the Bruce or Riang community was in news. Which of the following statement is or are correct about this community? First, they are recognized as a particularly vulnerable tribal group, PVTG. Second, they mostly live in the remote areas of Andaman and Nicobar Islands. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। The answer is A, 1 only. फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए, ये ब्रू और रियांग कम्युनिटी जो है वो उसकी रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से न्यूज में है, और दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पीवीटीजी के ऊपर ऑलरेडी हम काफी सारे वीडियोस के अंदर क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये कम्युनिटी जो है इट इज इंडिजिनस टू दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड दे मेनली रिसाइड इन दी त्रिपुरा, मिजोरम एंड आसाम स्टेट। और ये क्राइसिस जो चल रही है वो त्रिपुरा एंड मिजोरम के बीच में है। सो दे डू नॉट लिव इन दी अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो इस वजह से आवर आंसर विल बी A, 1 ओनली। सो ऑपोजिशन ग्रोज इन त्रिपुरा टू लार्ज स्केल ब्रू रेफ्यूजी एनक्लेव्स। त्रिपुरा एंड मिजोरम के अंदर ये ब्रू रेफ्यूजी क्राइसिस जो है वो चल रही है, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 9, the Jal Yukta Shivar program was seen in news. It is related to which of the following state? First, Gujarat. Second, Madhya Pradesh. Third, Rajasthan. And fourth, Maharashtra. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, महाराष्ट्र। जल युक्त शिवार प्रोग्राम जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज के ऊपर फोकस किया गया था। लेकिन रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये प्रोग्राम जो है उसको
रिमूव कर दिया था, इसको बंद कर दिया था, इस वजह से ये प्रोग्राम जो है वो न्यूज में है। सो इसके ऊपर रिसेंटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया था, और इस प्रोग्राम की वजह से काफी सारे फार्मर्स को बेनिफिट्स भी मिले थे, लेकिन फिर भी इसको बंद क्यों किया गया, इस वजह से वहां पे ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन इन जीवीए, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। मतलब जीवीए के अंदर कौन से सेक्टर का कितना हिस्सा है, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, सेकंड इज इंडस्ट्री एंड थर्ड इज सर्विस सेक्टर। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए 3, 2, 1। अब देखिए अगर हम जीवीए की बात करें, सो एज ऑफ नाउ सर्विस सेक्टर का शेयर है अराउंड 54.40%, राइट। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसका शेयर है 29.73% एंड रिमेनिंग अबाउट 15% जो है इट इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सर्विस सेक्टर होगा, उसके बाद इंडस्ट्री एंड देन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो करेक्ट ऑर्डर इज 3, 2, 1, आंसर इज ए। सो आज के न्यूज़पेपर में ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफी अच्छा आर्टिकल है, और इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में एग्रीकल्चर का क्या रोल है एंड उसका जीवीए के अंदर शेयर क्या है वो मेंशन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।